अभी मानसून सत्र शुरू ही हुआ है और राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य के कारणों के कारण इस्तीफा दे दिया है। ये राजनीतिक क्षेत्र में एक धमाका साबित हो रहा है और विपक्षियों को ये बोलने का मौका मिल गया है कि पर्दे के पीछे ऐसी क्या घटनाएं हुई है जिसे जगदीप धनखड़ जैसे बहादुर नेता को इस्तीफा देना पड़ा है। जगदीप धनखड़ कुछ समय पहले एम्स में अपना एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन कराया था और कुछ समय पहले मार्च में कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको उनके स्वास्थ्य के लाभ करने की शुभकामनाएं दी है और ध्यान रखने की बात कही है। जगदीप धनखड़ जो कि 12 दिन पहले ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में कहा था कि वो अपना कार्यकाल 2027 तक पूरा करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। राजनीतिक हलके में ये तूफान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बड़ी बड़ी सरकारें बदल जाती, रात और दिन का पता नहीं चलता है। तो ये भी राजनीतिक हलचल वाली बात होगी और जब बात निकलेगी तो पता चल सकता है कि शायद जगदीप धनखड़ सही कह रहे थे, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। जगदीप धनखड़ एक अकेले व्यक्ति नहीं थे, उपराष्ट्रपति कुल मिलाकर 3 उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा दिया है। वीवी गिरी उपराष्ट्रपति ने जब इस्तीफा दिया, जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी बार भैरों सिंह शेखावत जो कि उपराष्ट्रपति की पोस्ट पर थे, राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। तीसरे जगदीप धनखड़ है जिन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारणों के कारण इस्तीफा दिया है। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 में झुंझुनू के किठाणा गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव किठाणा में ही हुई थी और बाकी की शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पूरी हुई थी। उसके उपरांत उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से बीएससी की डिग्री कंप्लीट की। 1978 में जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय से ही एलएलबी में एडमिशन प्राप्त किया। 1979 में उन्होंने सुदेश से विवाह रचाया और जब उनकी एलएलबी कंप्लीट हो गई तब उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में अपना वकालत शुरू किया। वो जल्दी ही सीनियर एडवोकेट के रूप में मान्यता प्राप्त हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, देश की दूसरी अदालतों और राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच में वकालत करते रहे। जब उनका वकालत में सिक्का जम गया तो उनका विचार समाज सेवा करने का आया तो उन्होंने सर्वप्रथम जनता दल का दामन थामकर 1989 में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए और 1992 में किशनगढ़ विधानसभा से वो एमएलए बने और उसके पश्चात अजमेर से लोकसभा के लिए कांग्रेस से टिकट प्राप्त कर इलेक्शन लड़ा लेकिन वहां हार गए। जगदीप धनखड़ एक मुखर लीडर हैं जो अपनी बात कहते हुए कोई संकोच नहीं करते हैं, निडरता के साथ बात करते हैं। उनकी इसी निडरता के कारण
वे बंगाल के राज्यपाल मनोनीत किए गए। उससे पहले बंगाल के राज्यपाल मनोनीत होने से पहले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कैबिनेट में वो संसदीय कार्य मंत्री भी रहे थे, और लोकसभा हो या विधानसभा हो, किसी भी सभा के सदस्य हो रहे हैं, सदन के सदस्य रहे, वो बड़ी इम्पोर्टेंट समितियों के मेंबर रहे हैं। जगदीप धनखड़ का इतिहास लगभग 30 साल का है। 30 जुलाई 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जो कि तेज तर्रार और बीजेपी से दुश्मनी पालने वाली मुख्यमंत्री रही है, उनका ये बड़बोलापन और उनके बार बार जगदीप धनखड़ के कामकाज में अड़ंगे डालने का उनकी आदत रही है। लेकिन धनखड़ जैसे अनुभवी और बहादुर लीडर ने ममता की एक न चलने दी। बार बार ममता बनर्जी केंद्र से टकराव किया तो जगदीप धनखड़ ने बार बार उनके घमंड की हवा निकाल दी, उनकी दादागिरी खत्म कर दी, और ममता बनर्जी बीजेपी को निशाने में लेती ही रही है। लेकिन जगदीप धनखड़ राजभवन उनका निशाना हो गया। बारंबार उनको अपमानित करने की कोशिश करती, और जब जब कोई कार्यक्रम होता उनको जगदीप धनखड़ को अनदेखा करती थी। जगदीप धनखड़ की यही बहादुरीता, यही निडरता उन्हें उपराष्ट्रपति पद पर लेके गई। 2022 के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में बीजेपी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया, एनडीए ने अपना कैंडिडेट बनाया, और वो उपराष्ट्रपति चुने गए। और अब वो चलते चलते स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ एक मुखर लीडर थे, जो सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डरते थे। जब 2014 में बीजेपी की सरकार सेंटर में आई तो नरेंद्र मोदी ने न्यायिक आयोग गठन करने के लिए सन 2015 में पार्लियामेंट में एक विधेयक पारित किया, जिसमें कॉलेजियम व्यवस्था के विकल्प के रूप में न्यायिक आयोग का गठन हुआ। क्योंकि जो भ्रष्टाचार न्यायिक क्षेत्र में है, सुप्रीम कोर्ट में जो भ्रष्टाचार है, उसको कंट्रोल करने के लिए बीजेपी सरकार ये विधेयक पारित कराई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पारित विधेयक को मानने से इनकार कर दिया और कॉलेजियम व्यवस्था वैसे वैसे लागू रखी। सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार के आखंड में डूबा हुआ है। उनके माइनॉरिटी के पक्ष में फैसले और मेजॉरिटी के पक्ष में फैसलों में अंतर होता है। ये आम जनता और बहुसंख्यक समाज बराबर देख रहा है, और वो कहीं न कहीं रूप में सुप्रीम कोर्ट से नाराज है। ये बात कहने की हिम्मत करने वाले जगदीप धनखड़ थे, जो कह रहे थे कि समुदाय में झगड़े कराने के कारण सुप्रीम कोर्ट है, उनके सीजेआई जज हैं। लेकिन वो सुधरे नहीं, और जस्टिस वर्मा के एक कमरे में आग लग जाती है, जिसमें 5 कट्टे जिसमें नोटों से भरे होते हैं, लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए होते हैं, वो जल जाते हैं। उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद कर देता है, और उनकी जो भ्रष्टाचार को छुपाने की लीपापोती सुप्रीम कोर्ट में चालू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर कोई बोल दे तो सुप्रीम कोर्ट उसे सीधा जेल भेजता है। सुप्रीम कोर्ट जब राष्ट्रपति को आदेश देने लगा तो जगदीप धनखड़ थे, तो उन्होंने कहा कि संसद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है और भारत की सबसे बड़ी शक्तिशाली संस्था है। सुप्रीम कोर्ट को
संसद की बात माननी पड़ेगी, वो राष्ट्रपति को जवाब तलब नहीं कर सकता है। ये हिम्मत करने वाले केवल जगदीप धनखड़ ही हो सकते हैं। हम चाहते हैं जगदीप धनखड़ जैसे बहादुर विरले भारतीय राजनीति में आए और जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो वहाँ पर उनके खिलाफ बोले। सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाने का काम जो जगदीप धनखड़ ने किया है वो वाकई में बहादुरी पूर्ण है। हम आशा करते हैं कि उनके इस त्यागपत्र के बाद में राज्यसभा का इलेक्शन होगा और पार्लियामेंट यूँ चलती रहेगी। जगदीप धनखड़ का लंबी आयु मिले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और वो अपने स्वास्थ्य को ठीक कर पाएँ। जय हिंद।